ये कहानी लिखी गई है प्रज्ञा की ओर से। हे भगवान, बड़ा गलत हुआ उसके साथ। अभी उम्र ही क्या थी, बस यही कोई 3 साल पहले शादी हुई थी। बेचारी इतनी कम उम्र में विधवा हो गई। राम राम, सुना है कि उसका पति जहर खा के मरा है। सुना तो मैंने भी है। तमाम तरह की बातें उड़ रही थी। क्या कहा जाए। मुझे तो लगता है लड़की में ही कोई दोष होगा, वरना शादी के बाद कौन इसे जहर खाता है। ये इधर उधर की चुगली करने वाली औरतें हैं। नयन तारा की पड़ोसी है। अब ये नयन तारा कौन है? अरे वही जो अभी विधवा हुई है। नयन तारा 26 साल की एक लड़की है, जिसकी 3 साल पहले नीरज नाम के लड़के के साथ शादी हुई थी। शादी के समय सब सही था, पर फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि नीरज यूं बीच मंझधार में छोड़ गया। नयन तारा एक पढ़ी लिखी लड़की थी। जब उसकी शादी हुई तो उसने एमए में एडमिशन लिया था, पर शादी हो गई और पढ़ाई छूट गई। बस वो और नीरज और उसका ससुराल यही रह गए उसके अपने। और आज जब नीरज नहीं है तो ऐसे में नयन तारा का क्या। नयन तारा की माँ आरती और पिता मोहन ऐसे अपनी बेटी को देख तिल तिल कर मर रहे हैं। क्या सोचा था कि शादी होगी, बेटी सुखी रहेगी, पर क्या सी क्या हो गया। मोहन और आरती के 4 बच्चे थे, 3 बेटियां और एक लड़का। सबसे बड़ी थी कुसुम, जिसकी शादी कर दी मोहन ने। फिर छोटी बेटी थी गंगा और मंझली थी नयन तारा। सबसे छोटा भाई था जो अभी पढ़ रहा था। मोहन की भी ऐसी कोई खास नौकरी नहीं थी कि वो सब कुछ अकेले संभाल पाए। खैर, जब से नीरज का अंतिम संस्कार हुआ उसके बाद से मोहन नयन तारा को घर ही ले आया था। नयन की तो आंखें बहते बहते झपकना ही भूल गई थी। हमारा समाज भी कैसा है ना। कल तक लाल साड़ी में घूमने वाली नयन से उसके ससुराल वालों ने जबरदस्ती उसके लहंगे कपड़े छीन उसको आग लगा दी। आरती अपनी बेटी का मुंह देख देख के रो रही थी, जबकि मोहल्ले की औरतें बातें बनाने में जुटी हुई थी। मोहल्ले के लोग नयन के दुख से दुखी नहीं थे, बल्कि इस बात की खोजबीन करना चाहते थे कि अब नयन तारा का क्या होगा। नयन अपने ससुराल कब जाएगी? नयन के पति ने क्यों आत्महत्या की? ये सारी बातें आस पड़ोस के लोगों के लिए रहस्य बनी हुई थी, जिसका पता लगाने का जिम्मा कोई नहीं लेना चाहते, पर ये जरूर चाहते थे सब कि जल्दी से पर्दा हटे और वो सच जान सके। नयन के पिता मोहन एक छोटी सी कंपनी में अकाउंट्स का काम देखते थे, जिससे खाना खर्चा चल रहा था, साथ ही 2 बच्चों की पढ़ाई भी चल रही थी। पर अब नयन के घर आने से उनके ऊपर भी काफी दबाव आ गया था। ऐसे समय में वो अपनी बेटी से कह तो नहीं सकते, पर उसके भविष्य की उन्हें भी काफी चिंता थी। 7 दिन तक नयन को किसी बात का होश नहीं था। उसकी तो जिंदगी मानो बर्बाद हो गई थी। अब क्या बचा था जानने और समझने के लिए? जिसके भरोसे वो अपना घर छोड़कर गई, वही उसे छोड़ गया, वो भी इस साल में, जिसका जिम्मेदार सब उसे ही मान रहे हैं। नयन को न खाने का होश था और न सोने का। बस दिन रात आंसू बहा ही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। आरती अपनी बेटी की हालत देख काफी परेशान होती, पर कर भी तो क्या सकती थी वो। 26 साल में विधवा होना अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है। धीरे धीरे सब सामान्य हो गया था, पर नयन के लिए कुछ भी सामान्य नहीं था। पर जीना तो था ही, क्योंकि मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जा सकता, और यही संसार की रीत है। पर दुनिया आपको कभी भी जीने नहीं देती जब तक शादी ना हुई हो। शादी क्यों नहीं हुई, और शादी हो गई तो बच्चे क्यों नहीं हुए? अब उनको आपकी हर बात में गुस्सा है। भले ही आपको उस बात की फिक्र ना हो, पर कह कह के आपको उस बात की फिक्र करवाई जाती है। सब कुछ ऐसा ही नयन के साथ होने वाला था। नीरज की आत्महत्या के लिए हर कोई नयन को ही दोषी मान रहा था। जरूर इसी की गलती होगी। नयन के ससुराल के लोगों ने भी पूरा का पूरा दोष नयन के माथे मर दिया और अपने कर्तव्य से छुट्टी पा ली। लगभग 2 महीने बीत चुके थे। अब नयन को माँ बाप और भाई बहन के स्वभाव में भी अंतर दिखने लगा था। घर में उसके बारे में कोई कुछ नहीं पूछता था। नयन के दुख में अब दुखी रहने वाला कोई नहीं था। नयन खुद अब आंसू बहाते बहाते थक चुकी थी। क्यों रोए वो? उसके पति ने आत्महत्या की किसी और लड़की की खातिर, जिससे वो प्यार करता था और शादी नहीं कर पाया। घर वालों के दबाव में आकर उसने नयन से शादी तो की, पर कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया।
उस पति की विधवा बनकर रोना नयन को गंवारा नहीं था। नयन ने देखा कि अब परिवार के लोग भी उससे कटे रहते हैं। पहले जो माँ उसे देखते ही खुश हो जाती थी, अब वो उदास हो जाती है। भाई बहन अपनी पढ़ाई में रहते हैं, कोई बात भी नहीं पूछता। पिताजी को तो अलग ही चिंता है कि उसका बेड़ा कैसे पार होगा। मैंने अपने आप को संभाला। अब वो और दुखिया बन के नहीं जी सकती थी। जिसने कभी पत्नी समझा ही नहीं, उसके लिए वो दिन रात रो नहीं सकती थी। नयन आज काफी दिन बाद शाम के समय अपने कमरे से बाहर आई और सबके साथ बरामदे में बैठ गए। तभी उसके भाई सूरज ने फोन में कोई जोक सुनाया, जिसे सुन नयन हंस पड़ी और उसी समय पड़ोस की माया आंटी आरती से मिलने आ गई। नयन को यूं हंसता देख उसके सीने पर सांप लौटने लग गया, पर अपने मन को काबू कर वो अंदर आई। उनको देख के नयन अंदर जाने लगी तो माया ने आरती को सलाह दी, पति को मरे अभी 2 महीने हुए ही नहीं। नयन ऐसे हंस रही है, ये सब भले घर की लड़कियों को शोभा नहीं देता। आरती ने मुंह झुका लिया पर कुछ नहीं बोला। माया के जाने के बाद आरती नयन के पास आई। नयन बेटी सो गई क्या? नहीं माँ। नयन अब तू पहले जैसे सुहागन नहीं रही, तुझे ऐसे सबके सामने मुंह खोल के हंसना नहीं चाहिए। नया ने कुछ नहीं कहा, पर अपनी माँ के मुंह से ऐसी बात सुन के उसे बहुत बुरा लगा। माँ, देख नयन, अब तू सुहागी नहीं है तो कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। समाज को भी मुंह दिखाना है, और फिर अभी तो गंगा की शादी भी करनी है। तेरे होते कौन उसे ब्याएगा? मुझे तो गंगा की बड़ी चिंता हो रही है। न जाने तेरे पापा कैसे करेंगे अकेले। आरती अब अपने कमरे में चली गई, पर उनके द्वारा कही गई बातें एक एक करके नयन के दिमाग में घूम रही थी। सही तो कह रही थी माँ, मेरे होते गंगा की शादी कैसे होगी? पापा कैसे इतना खर्चा संभालेंगे? मुझे कुछ करना होगा, मैं ऐसे बोझ बन के नहीं रह सकती। अगले दिन नयन सुबह सुबह तैयार हो रही थी तो आरती को अजीब लगा। ये क्या पहन रही हो? उतार अभी के अभी। क्या हुआ माँ? ये पीला रंग सुहागिनों का है, तो अब से ये हल्के रंग का पहनकर समाज को भी दिखाना है ना बेटा। नयन की आंखें भीग गई, पर उसने हल्के हरे रंग कलर की साड़ी पहनी और अपने डॉक्यूमेंट्स लिए और वो बाहर जाने लगी। तभी मोहन ने आवाज दी, कहाँ जा रही हो नयन? पापा, दीदी मेरे स्कूल में पढ़ाने वाली है, सूरज ने कहा। तो मोहन की त्योरियां चढ़ गई। कहीं नहीं जाना, नाक कटाने की ठान ली है क्या तुम लोगों ने? पति को मरे 2 महीने हुए हैं और ये बन ठन के ऐसे बाहर पढ़ाने जाएगी? देखो नयन, हमारे घर की लड़कियां ये सब नहीं करती, समझी ना तू? मैं इतना कमा लेता हूँ कि तुझे खिला सकता हूँ। हाँ, वही तो मैं भी कह रही थी। वैसे भी अब खाने और सोने के अलावा इसका काम ही क्या है? आरती की बातों से नयन का पूरा मन झकझोर गया। माँ, मेरी माँ कभी ऐसा कहेगी मेरे बारे में? नयन अपने कमरे में आ गई। जितना दुख उसे नीरज के जाने से नहीं हुआ था, उतना उसे अपनी माँ और पिता की बातों से लगा था। माँ, पापा आप कौन से जमाने में हो? जमाना बदल गया है, अब ऐसा नहीं होता। दीदी का मन लगा रहेगा। क्यों, आप लोग उन्हें पागल करने पर तुले हो? नयन की बहन गंगा ने कहा। तो नयन को हौसला हुआ। तभी मोहन ने उसे जोर से फटकारा, 2-4 किताबें क्या पढ़ ली? अपने को बहुत ज्ञानी समझने लगे हो तुम सब। चुपचाप पढ़ाई करो जाकर, यहाँ बड़ों के बीच बहस मत करो। गंगा और सूरज भी वहां से उठ के चले गए। तो गंगा नयन के पास आई। दीदी, दीदी रोते नहीं। नयन ने अपने आंसू पोंछ लिए। दीदी, आप पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। आजकल बीए के बाद अच्छी जॉब नहीं मिलती, आप एमए भी कर लो, जिससे आपको अच्छी जॉब मिल सके। नयन ने गंगा से कहा। पर मेरे पास नए तो पैसे हैं। गंगा, नए पापा मुझे जाने देंगे। डरने की कोई बात नहीं है दीदी, मैं आपके लिए फॉर्म ले आऊंगी और पैसा सूरज अपनी कोचिंग का बोल के मांग लेगा। आप बस अपना एमए पूरा करो और जल्दी ही जॉब करो। आज आज का समय ऐसा है जहाँ कोई किसी का नहीं, अपनी लड़ाई आपको खुद ही लड़नी पड़ती है। हाँ गंगा, डन। अगले कुछ दिनों बाद ही नयन का एमए में एडमिशन हो गया। वो गंगा की किताबों से ही पढ़ लिया करती थी, साथ ही अब वो घर के काम में भी मदद करती रहती। पर आरती धीरे धीरे घर के सारे काम के लिए नयन को ही जिम्मेदार बनाती जा रही थी। सुबह उठने से लेकर रात तक के सब काम नयन को ही करने पड़ते। नयन अब घर की नौकरानी बन गई थी। भले ही वो घर उसका अपना था, पर माँ बाप की नजर में अब वो पहले जैसी नहीं थी। पर नयन अपनी पढ़ाई भी करती और घर के काम भी
बीच बीच में मोहल्ले वाले उसे ताने भी देते रहते, अपने पति को खा गई, खोट इसी में होगा, ससुराल वालों ने नहीं रखा। नयन सुनती और आंसू बहाती, और कर भी तो क्या सकती थी। इसी बीच गंगा की शादी की बात चलने लगी। आज गंगा को देखने वाले आ रहे थे। आरती ने नयन को गंगा से दूर रहने की सख्त हिदायत दी थी। बाकी सारे काम नयन ने किए। थोड़ी देर के बाद लड़के वाले भी आ गए। नयन किचन में थी, तभी लड़का किचन के पास लगे वॉश बेसिन में हाथ धोने आया और नयन को देख के वापस चला गया। थोड़ी देर के बाद गंगा भी चाय लेकर गई। बातचीत हुई, फिर लड़के वाले चले गए। अगले दिन सुबह घर में कोहराम मचा था। नयन को समझ में नहीं आया कि क्या बात है। वो किचन में गई। क्या हुआ माँ? आरती ने कुछ नहीं कहा। नयन अपने पिता के पास गई तो पिता ने भी मुंह फेर लिया। नयन अपने कमरे में आकर लेट गई। तभी गंगा आई। दीदी। आओ गंगा। क्या हुआ? सब मुझसे नाराज क्यों हैं? दीदी, कल जो लड़का मुझे देखने आया था ना, उसने आपको पसंद कर लिया। हम्म हम्म, तो कह रही थी कि कर क्यों नहीं देते आपकी शादी? आपकी उम्र ही क्या है? चुप कर गंगा, ऐसी बातें मत कर। क्यों दीदी, इसमें क्या खराबी है? पत्नी के मरते पति तो दूसरी शादी करता है, तब कोई कुछ नहीं कहता, फिर और क्यों नहीं? गंगा, तू नहीं समझेगी, तू छोटी है ना। मैं समझती हूँ। उस लड़के से मना कर दिया ना पापा ने, पर मुझे तो वो आपके लिए सही लगा। तभी आरती आ गई। गंगा, तू बकवास बंद कर और जाकर पढ़ाई कर। गंगा चली गई तो आरती ने नयन से कहा, देखो नयन, तुम समझदार हो, परिवार की इज्जत है तुम्हारे हाथ, जब तक हो बचाए रखो। नयन एक बार फिर सोच में थी। मेरी ही खुशियों से सबकी इज्जत बचती है। नयन के मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। वो सोचती कि इस तरह जीने से अच्छा तो मैं मर ही जाऊं, पर सोचने से कहाँ कुछ होता है। नयन ने एक दो बार आत्महत्या की कोशिश की, पर गंगा और सूरज उसे हमेशा बचा लेते। उसे समझ में नहीं आ रहा था, इस तरह जीने से क्या फायदा। जब कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता, तो मेरे रहने ना रहने से क्या फायदा। किसी तरह छुप छुप कर एमए की पढ़ाई पूरी कर ले, अपने ही घर में नौकरों की तरह रहना और अपने ही माँ बाप के सौतेले व्यवहार से वो तंग आ चुकी थी। उसी समय गंगा की शादी तय हो गई और घर में जश्न का माहौल बन गया था। पर नयन की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया था, बल्कि अब जो होने वाला था और बुरा था। गंगा की शादी की तैयारियों में जो भी आता, नयन को ऐसे देखता मानो वो हंस के काम करके कुछ गलत कर रही है। हर कोई उससे यही उम्मीद रखता कि वो ना हंसे और ना बोले और लड़कों की तरफ ना देखे, और रिश्तेदारों के लड़कों को मना कर दिया कि नयन से बात ना करे। इन सब बातों से नयन अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसने तो कोई पाप नहीं किया, और जो भी हुआ वो उसकी गलती नहीं थी, पर मरने वालों के साथ उसे क्यों इस तरह मारा जा रहा है। गंगा की शादी के दिन सब लोग तैयार होकर मैरिज हॉल की तरफ चले गए। घर में बस कुछ गांव की बूढ़ी औरतें, साथ ही आरती ने नयन को भी घर पर रुकने को बोला। नयन को बहुत बुरा लगा, पर अपनी माँ की बातों को कैसे टाल सकती थी। नयन तारा उस दिन अपने कमरे में बैठी कुछ काम कर रही थी। तभी उसे लगा कि नीचे किसी ने दरवाजा खटखटाया है। नयन नीचे गई तो सभी बूढ़ी औरतें गाना बजाना गा के सो गई थी और बाहर का दरवाजा कोई खटखटा रहा था। नयन ने जाकर दरवाजा खोला तो उसके जीजा जी कुसुम के पति विनोद खड़े थे और वो कुछ नशे में लग रहे थे। नयन ने उन्हें इस हाल में देखा तो उन्हें अंदर ले आए और उनके लिए पानी लाने किचन में गई। तभी विनोद ने पीछे से पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। नयन तारा ने जोर से झटका देकर विनोद को धकेल दिया। फिर गलत नीयत से कुछ अपशब्द बोलने लगा तो नयन बोले, क्या वाहियात बातें कर रहे हैं आप जीजा जी? आप होश में नहीं हैं, चुपचाप निकल जाए यहाँ से। पर विनोद ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और उसे गले लगा लिया। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो नयन ने अपने नाखून विनोद के गले में गाड़ दिए और वो बिलबिला के नयन के बालों को पकड़ने दौड़ा, पर नयन भाग के अपने कमरे में घुस गई और दरवाजा अंदर से बंद करके जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। ये सब क्या हो रहा है भगवान? इस शैतान की इतनी हिम्मत! नयन खुद से घिन आ रही थी। वो वॉशरूम में जाकर नल खोलकर पानी पर पानी अपने ऊपर गिराने लगी। क्यों भगवान, मुझसे आपकी क्या दुश्मनी है? दुनिया के सारे दुख सिर्फ मेरी ही झोली में क्यों है? मार ही डालो ना मुझे, नयन ने रोते बिलखते कहा। पर सुनने वाला कौन था वहां? रात कब बीत गई, घर वाले कब आए, गंगा की विदाई कब हुई, नयन को कुछ मालूम नहीं पड़ा। दरवाजे नयन की आंख किसी के दरवाजे खटखटाने से
खुली। बाहर आरती, उसकी माँ और कुसुम जोर से दरवाजा पीट रही थी। नयन ने जल्दी से दरवाजा खोला और चटाक एक जोरदार थप्पड़ नयन के मुंह पर कुसुम ने जड़ दिया। नयन कुछ कहती इससे पहले ही आरती ने उसके बाल पकड़कर कहा, कुछ तो लिहाज किया होता, वो तेरे बड़े जीजा है, मेरी बात तो सुनो। माँ, मैंने कुछ नहीं किया। तो क्या तेरे जीजा जी झूठ बोल रहे हैं? कुसुम ने दांत पीसते हुए कहा। हाँ, वो झूठ बोल रहे हैं, मैंने उन पर कोई डोरे नहीं डाले। वाह, अपनी गलती को मेरे पति पर मत डालो, समझी तुम? नयन, तेरा साया भी खराब है। पहले अपने पति को खा गई और अब दूसरे आदमियों पर नजर है तेरी। पहले गंगा की सगाई तुड़वाई और अब मेरा परिवार खत्म करने पर तुली है। जाकर अपने पति से पूछो सच्चाई। नयन के बर्दाश्त से बाहर हो गया और वो जोर से चिल्लाई। तब तक विनोद भी बाहर से आ गया। मुझसे क्या पूछो? कल जब मैं वहां हॉल में था, तब माँ जी ने ही मुझे घर सामान लेने भेजा था। मैं कोई अपनी मर्जी से थोड़ी आया था। तो माँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। माँ, मैंने कुछ नहीं किया। चुप कर करमजली। पहले अपने पति को खा गई, अब बहनों के पति पर डोरे डालते शर्म नहीं आती? अगर किसी ने नयन के कानों में पिघला शीशा भी डाल दिया होता तो नयन को इतना दर्द ना होता, पर उसकी अपनी माँ और बहन उस पर ऐसा आरोप लगा रही है, उसे उससे उसे बर्दाश्त करना असहनीय था। देख नयन, एक बात साफ साफ सुन ले, मेरे पति मुझसे बहुत खुश है। उन्हें बदनाम करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी बहन है। चलो माँ यहाँ से। सब नयन के कमरे से बाहर निकल गए, पर यह हादसा नयन को अंदर ही अंदर तोड़ गया था। जिनकी भले हमारी राह में कठिनाई देती है, पर उस समय अपनों का साथ हो तो जिंदगी अच्छे से कट जाती है। पर नयन के साथ कुछ भी अच्छा नहीं था। गंगा थी जो कि अब अपने ससुराल चली गई थी। नयन के लिए मानो हर रास्ता बंद हो चुका था। माँ बाप की नजर में बोझ पहले से थी, अब चरित्रहीन भी साबित हो गई थी। और जिसने ये सब किया, उसके सब आगे पीछे घूम रहे थे, दमाद जी बोल के उसके तलवे चाट रहे थे। नेहा ने काफी सोचा और वो जान चुकी थी कि उसे क्या करना है। अब जैसी दुनिया वैसे हम बनने का समय आ चुका था। अगले दिन जब नयन उठी तो उसमें एक अलग ही तरह के विद्रोह की भावना थी। उसने अपने डॉक्यूमेंट ढूंढे और फिर जल्दी से तैयार होकर भगवान के सामने गई। हे भोलेनाथ, आज से मेरी एक नई जिंदगी शुरू हो रही है। दुनिया में कोई मुझे समझे ना समझे, आप तो सबके मन की जानते हो। मैंने कोई गलती नहीं की, फिर क्यों ऐसा मेरे साथ ही हुआ? भोलेनाथ, जो हुआ वो हुआ। अब मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। आप अपना हाथ मेरे सर पर बनाए रखना। भगवान के पास पूजा करके नयन तारा बाहर निकले तो बरामदे में सब नाश्ता कर रहे थे। नयन को इस तरह तैयार देखकर सबकी आंखें ऊपर हो गई। कहाँ जा रही है माँ? मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं घर पर अपना समय रोते बिलखते नहीं बिता सकती। मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। क्या बात करी है नयन? तेरे पापा ने तुझे बताया ना कि तुझे कहीं नहीं जाना, फिर क्यों जा रही है? अरे घर में मछली नहीं फंस रही ना, इसलिए बाहर दाना डालने जा रही हूँ। कुसुम ने ताना मारा तो विनोद भी व्यंग्य से मुस्कुरा उठा। नयन ने कोई जवाब नहीं दिया। माँ, मैं जा रही हूँ। नयन, जोरदार आवाज गूंजी। खबरदार जो एक कदम भी घर से बाहर निकाला तो। नयन के पापा ने कहा, अरे करमजली, तुम समझती क्यों नहीं? तेरे पति को मरे अभी दिन ही कितना हुआ है? तूने हमारे माथे पर कलंक पोतने की ठान ली है क्या? किस बात की कमी है तुझे? सुबह शाम दो कोर खा और पड़ी रहे। विधवा के लिए यही जिंदगी होती है। यही तो मैं भी समझा रही हूँ। आरती ने कहा, विधवा को कैसे रहना है और कैसे नहीं, ये कहने वाले आप होते कौन है पिताजी? क्या सारी रोक टोक बस औरतों के लिए है? जबान देखो इसकी। मोहन चीख उठे। पापा, पापा, ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है। आप ही इसे सर चढ़ा रहे हैं। कुसुम ने अपना पासा फेंका। मैं भी देखता हूँ तो कैसे जाती है बाहर। पापा, मुझे मत रोकिए। आप लोग किस जमाने में हो? बहुत सह लिया मैंने, अब बस और नहीं सहूंगी। ऐसे बात करते अपने पापा से। माफी मांग। आरती चिल्लाई। किस बात की माफी? गलत आप करे हो मेरे साथ। अच्छा, हम गलत करे हैं? अरे करमजली, पैदा होते ही मर जाती तो ये दिन ना देखना पड़ता। माँ पैदा होते ही मार देती, ये दिन मुझे भी ना देखना पड़ता। पर अब और नहीं, इससे ज्यादा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो तू जाना चाहती है? ठीक है, जाना है तो जा, पर एक बात याद रखना, आज से इस घर से और हम सबसे तेरा कोई नाता नहीं है। नयन की आंखों में आंसू थे। ये मेरे अपने हैं। कैसे अपने?
जो मेरा दर्द नहीं समझते, मुझे अपने इशारों पर रखकर मेरा भला करने का झूठा दिखावा करते हैं। ठीक है पापा, आपकी यही मर्जी है तो यही सही। नयन ने अपने नए डॉक्यूमेंट लिए और कुछ कपड़े लेकर वो घर से निकल गई। अगल बगल की औरतें जो कान लगाए इस नाटक का लाइव टेलीकास्ट कर रही थी, उन्हें तो बड़ा मजा आ रहा था। और मोहल्ले के जो लड़के अभी जवान ही हुए थे, वो भी छत से नयन को निगाहें भर के देख रहे थे। नयन अपनी किस्मत का फैसला समझकर जंजाल से निकल चुकी थी, पर उसने जिसे जंजाल समझा था वो कम ही था। अभी तो बस नयन की जिंदगी का बवंडर शुरू हुआ था। आगे ऐसे ऐसे तूफान उसके राह में थे जिससे बचना उसके बस में नहीं था। घर से निकल जाना एक बात है, पर जब पता ही ना हो घर से निकल कर जाना कहाँ है, तो होश ठिकाने आ जाते हैं। नयन घर से तो निकल गए, पर उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जाए। सबसे पहले उसे एक नौकरी की जरूरत थी, पर बड़े बड़े स्कूल में डिग्री के साथ साथ अनुभव की जरूरत पड़ती है, और नयन के पास तो अभी कायदे की डिग्री भी नहीं थी। फिर भी अब जब बगावत कर ही ली है तो डरना क्या। नयन सबसे पहले एक तो स्कूल में गई, पर कहीं भी उसे अच्छी जॉब नहीं मिली। अभी वो स्कूल से बाहर निकली ही थी कि चपरासी ने उसे रोक लिया। मैडम, आप जॉब ढूंढ रही हैं? तो आप ये लीजिए, यहाँ जाकर बात करिए, आपके लायक है, नौकरी मिल जाएगी आपको। नयन ने देखा वो किसी ऑफिस का पता था। नयन फटाफट उस ऑफिस वाली जगह पर पहुंच गई। वहां नयन को जॉब मिल गई। काम क्या था? बस एक रिसेप्शन की जॉब थी, जहां सज धज के खड़े रहना था और लोगों को अपनी तरफ लुभाना था। नयन के लिए ये सब नया था, पर कुछ तो करना ही था। जॉब मिल गई थी जिसे नयन के अंदर एक नया ही आत्मविश्वास आ गया था। पढ़ाई के बाद ऐसी पहली बार जॉब करने निकली थी। कहाँ वो शादी के बाद घर संभालने वाली थी, कहाँ किस्मत का फेर उसे यहाँ ले आया था। नौकरी के बाद अब बारी थी घर ढूंढने की, क्योंकि उसके माँ बाप का घर तो वो छोड़ आई थी। अगले दिन से नौकरी की शुरुआत करनी थी। ऐसे में उसके पास काफी समय था घर देखने के लिए। वो घर पता करने के लिए कई जगह गई। कई लोग उसके माता पिता के पहचान के थे, सबने उसे घर देने से मना कर दिया। जो नहीं जानते थे वो अकेली लड़की को घर नहीं देना चाहते थे। कुछ भी करके नयन घर किराए पर नहीं ले पा रही थी। कहीं कहीं आदमी निकल जाते, नयन से प्यार से बात करते, तो उनकी बीवियां आकर नयन को भगा देती। पहली बार नयन को पता लगा था कि घर से बाहर निकलकर रहना वास्तव में कितना मुश्किल है, और क्यों एक औरत को हमेशा एक पुरुष की जरूरत होती है अपनी सुरक्षा के लिए, अपने साथ के लिए। नयन के साथ रहने वाले पुरुष ने तो अपनी कमजोरी के चक्कर में खुद को खत्म कर दिया, और साथ से नयन की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। खैर रात बढ़ गई, पर नयन को कहीं भी मकान नहीं मिल पा रहा था। सब जगह के खाक छानते हुए वो अपनी सहेली अलका के दरवाजे पर पहुंची। दोनों सहेलियां मिलकर काफी खुश हुई। नयन की बात सुनकर अलका ने उसे अपने ही घर पर एक कमरा किराए पर दे दिया। अलका घर में अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। नयन को वहां रुकने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अपने वहीं उसने अपना सामान जमा लिया और नयन की खोज मकान की पूरी हो गई। मकान तो मिल गया था, पर आगे की जो कठिनाइयां आने वाली थी, नयन उन सब से काफी अनजान थी। अलका ने नयन को अपने ही घर खाने के लिए बोल दिया, साथ ही उसके दोनों बच्चे। पढ़ाई का काम भी अलका ने नयन को दे दिया। नयन खुश थी, उसके पास काम था। दिन रात रोने से तो कहीं अच्छा है कि काम में खुद को व्यस्त रखना। नयन ने अगले दिन से ऑफिस ज्वाइन कर लिया। उसे जहां उसे लोगों को अपनी खूबसूरती से इम्प्रेस करना था, जिससे वो बार बार उस ऑफिस में आने के लिए मजबूर हो। नयन के लिए सब कुछ नया था। ऑफिस के मालिक मिस्टर जगतपाल मखीजा को नई नई खूबसूरत लड़कियां काफी पसंद थी। उसकी कंपनी में ज्यादातर स्टाफ लड़कियां ही थी। नयन पहले दिन साड़ी पहन के गई। नयन को देख के काफी लड़कियां मजाक बनाने लगी थी उसका। पर्सनली मखीजा ने उसे अपने कैबिन में बुलाया और अगले दिन से अच्छा कुछ पहन कर आने को कहा, जैसा बाकी लड़कियां पहनती थी। नयन को दुनियादारी में समझ में नहीं थी। वो बस उतना ही जानती थी जितना उसके घर वालों ने बताया। अब जब वो बाहरी लोगों के संपर्क में आई, तो उसे कुछ पता नहीं था कि क्या करना सही है और क्या गलत है। नयन ने मखीजा की बात मान ली। उस दिन तो जैसे तैसे उसने ऑफिस में काम किया, पर आने जाने वालों की नजर और टपकती लार देख के उसे खुद से घिन आ रही थी। घर पर तो सिर्फ एक आदमी ही मिला था, यहाँ तो हर दूसरा आदमी उसी तरह का है। किसी तरह नयन ने अपना काम सीखा
और वापस अपने किराए के मकान में गई। अलका उसे चाय देने गई तो पूछने लगी, क्या क्या काम रहता है? नयन उसे जो काम था ठीक ठीक बता दिया। नयन के काम की बात सुनकर अलका के मन में एक गांठ पड़ गई। भले घर की लड़कियां कहीं जाने वाली, नयन के लिए अलका के मन में अब मानो जहर घुलने लगा था। ये अच्छा था कि अलका का पति रमन वहां नहीं रहता था। वो कभी कभार घर आता था। मार्केट में काम करने के चलते वो पूरा समय घर पर नहीं रहता था। अभी अलका ने नयन से कुछ कहा तो नहीं, पर मन ही मन उसे भगाने का सोचने लगी थी। दिन बीत रहे थे। नयन अब ऑफिस जाती तो कभी जीन्स कुर्ती, कभी जीन्स टॉप, कभी जीन्स स्कर्ट पहन लिया करती थी। ऑफिस का काम तो ठीक था, मखीजा या किसी ने कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की थी। नयन अलका के बच्चों को भी पढ़ाया करती थी। कुल मिला के नयन की जिंदगी पटरी पर आ गई थी। नयन अब जाती तो मोहल्ले के लोग उसे घूर घूर के देखते। अगर थोड़ी सी भी रात हो जाती तो लोगों का शक पड़ जाता कि जरूर ये कोई गलत काम करती होगी। इसी तरह मोहल्ले के लोग अलका से नयन की शिकायतें करने लगे कि इसकी वजह से मोहल्ले के बच्चे बिगड़ रहे हैं, मर्द पर गलत असर पड़ रहा है। तो पछताएगी अलका, निकाल दे उसे घर से। पर अलका कुछ सोचती, फिर नयन से कुछ ना कहती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। आज नयन को उसकी पहली तनख्वाह मिली थी। वो बहुत खुश थी। घर आई तो अलका नहीं थी। उसने बच्चों को चॉकलेट दी और फिर किचन में जाकर चाय बनाने लगी। तभी पीछे से किसी ने आकर उसे पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। ये रमन था। रमन भी चौंक गया। तुम कौन हो? कौन हो तुम? तभी अलका किचन में आ गई। क्या हो रहा है यहाँ? आप दोनों यहाँ इस तरह? अ, हम लोग कुछ नहीं कर रहे अलका, तुम गलत समझ रहे हो। वो तो दिख रहा है। कुछ नहीं कर रहा है, साफ दिख रहा है। उसके अंदर कितनी नफरत है। अलका ने रमन को नयन के बारे में सब कुछ बताया और फिर नयन के पास जाकर बोली, देखो नयन, इतने दिन मैंने तुम्हें अपने साथ रखा, पर समाज को तुम जानती हो। मैं अब और तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। तुम अभी के अभी ये घर छोड़कर चली जाओ। कहाँ? नयन ने सोचा था। कहाँ नयन ने सोचा था आज वो सबके साथ अपनी खुशी बांटेगी, और कहाँ ये सब। नयन की आंखों में आंसू थे, पर उसने कुछ नहीं कहा। जब अपनों ने ही दुत्कार दिया तो ये फिर भी सहेली है। उसने अपना सामान लिया और फिर अलका के पास गए, जहाँ रमन भी था। सॉरी नयन तारा, मुझे लगा कि वहां अलका है। सिर्फ इस वजह से। कोई बात नहीं भैया। अलका ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। बच्चे जाकर नयन से चिपक गए। नयन ने किराए के पैसे अलका को दिया और अपना सामान लेकर निकल गई, बिना जाने की कहाँ जाना है। नयन अपना सामान लेकर एक सस्ते होटल में चली गई। होटल रूम में अपना सामान रख के वो बिस्तर पर लेट गई। उसे हल्की भूख लग रही थी तो उसने अपने लिए एक कॉफी और कुछ खाने के लिए मांगा। वहीं खा के वो सो गई। रात के 12 बजे जोर जोर से किसी ने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया तो नयन तारा की डर से हालत खराब हो गई। उसने उठ के दरवाजा खोला तो बाहर पुलिस खड़ी थी। पकड़ो इसे। पर मैंने क्या किया है? यहाँ देह व्यापार करती हो, शर्म नहीं आती? बोल रही है मैंने क्या किया? ले चलो इसे। नयन ने देखा उसकी तरह 10-15 लड़के लड़कियों को पुलिस की गाड़ी में बिठाया जा रहा था। चिल्लाने या कुछ बोलने पर भी पुलिस को सुनने वाली नहीं थी। नयन अब एक धंधे वाले की हैसियत से पुलिस स्टेशन में बैठी थी। सब बैठ जाओ, तब तक यहीं सड़ो जब तक कोई आ नहीं जाता जमानत के लिए। क्या? क्या साहब, हमारी जमानत कौन करेगा? कुछ ले देकर जाने दो ना। साली पुलिस को रिश्वत देती है, चट्टाक। लेडी कांस्टेबल ने लड़के को एक कंटाप चढ़ दिया। नैन चुपचाप खुद से सिमटी बैठी थी। क्या जमाना आ गया है, अब भले घर की लड़कियां ये सब करने लगी। क्यों रे, तू कहां से इस धंधे में आ गई? नैन ने कोई जवाब नहीं दिया। सभी लड़कियों को एक साथ हालात में बंद कर दिया। वहां की मलमूत्र की बदबू और उस धंधे वालियों की बात सुन के नैन को मरने का जी चाह रहा था। अपनी आंखों में आंसू समेटे वो भगवान ने से मौत मांग रही थी। अगली सुबह पुलिस ने ज्यादातर लड़कियों को पैसे लेकर छोड़ दिया। कहा नयन ने एक कॉल करने को कहा तो पुलिस वाला उसे आंख मारते हुए बोला, नेता को मत कर देना। हंसने लगे। नयन ने मखीजा को कॉल किया। उसने नयन की पूरी बात सुनी और फिर उसकी जमानत करने वहां आ गया। पुलिस से बातचीत करके उसने नयन को वहां से बचा लिया। होटल सील था पर वहां नयन का सामान था। लेकर मखीजा नयन को अपने फार्म हाउस पर ले आया। के पेपर में जो खबर छपी थी वो नयन के बाप ने पढ़ी। घर पर उन्होंने सबके सामने नयन की फोटो पर माला चढ़ा दी थी
गुस्से में आरती भी उन्हें नहीं समझा पा रही थी। बस ये लड़की मेरे लिए अब हमेशा के लिए मर गई है, चरित्रहीन, पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई। कुल का नाम बोर कर दिया इसने। करमजली, नयन का रोते रोते बुरा हाल था। मखीजा उसे रहने की जगह दे रहा था, इसलिए अब उसकी बात मानना भी नयन के लिए जरूरी था। देखो नयन तारा, जो कुछ भी हुआ है उससे अब तुम पहले की तरह काम तो नहीं कर सकती। हर जगह थू थू हो रही है तुम्हारे नाम की। अब या तो तुम ये शहर छोड़ दो, या फिर, नयन ने उसकी तरफ देखा, या फिर मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें घर पैसा सब कुछ दूंगा। पर आपकी तो बीवी है ना, तो क्या हुआ, सोच लो फिर बताना। मखीजा चला गया था, पर नयन की जिंदगी नरक बन चुकी थी। जो जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर अब आगे क्या होने वाला था। तो अब आगे क्या होगा? क्या नयनतारा मखीजा से शादी करेगी, या वो ये शहर छोड़कर चली जाएगी? पर जाएगी तो कहाँ जाएगी? ये जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।